हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग हीमोलिटिक एनीमियास को खत्म कर देंगे, पूरा इसको फोड़ देंगे। ठीक है, क्या टॉपिक बच रहा है इसके अंदर? दैट इज एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट, जो हमने छोड़ा था। अभी तक हमने जितने भी हीमोलाइटिक एनीमियास पढ़े थे दे वेर इंट्रा कॉर्पस्कुलर। आज कौन सा पढ़ना है? एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर। इसका मतलब क्या है? देखो सिंपल बात है, आरबीसी के अगर बाहर से कोई पैथोजेनेसिस आ रहा है और जिस वजह से आरबीसी की मृत्यु हो रही है, सो दैट इज एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट। इसके अंदर दो चीजें आती है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया और दूसरा फ्रेगमेंटेशन सिंड्रोम। ठीक है, तो करें स्टार्ट। ओके, तो देखो पहला क्या है? ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। वर्ड के अंदर ही बहुत कुछ होता है। देखो क्या है ऑटो इम्यून, मतलब क्या है? यहाँ पर खुद के एंटीबॉडीज बनेंगे जो क्या करेंगे? हीमोलाइसिस करेंगे, मतलब आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगे। सिंपल बात है। अब होता क्या है? इट इज, इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार, एक तो वार्म और दूसरा कोल्ड। कोल्ड को ही हम कहते हैं कोल्ड एग्लूटिनिन टाइप ऑफ ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। क्या कहते हैं? कोल्ड एग्लूटिनिन टाइप ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। अब यहाँ पर वार्म वाला जो होता है सबसे ज्यादा, इट इज मोस्ट कॉमनली सीन। तो मोस्ट कॉमनली कौन सा देखने को मिलता है? वार्म। और कोल्ड जो होता है इट इज रेयरली सीन। अब इसका इटियोलॉजी, ये क्यों होता है? एक तो ये प्राइमरी रीजंस की वजह से हो सकता है, विच आर इडियोपैथिक, राइट, इडियोपैथिक की वजह से। और इट में बी सेकेंडरी टू, मतलब सेकेंडरी टू वेरियस कंडीशंस लाइक एसएलई। दूसरा यहाँ पर ड्रग्स का एक्सपोजर, जैसे कि ड्रग्स कौन से? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के एक्सपोजर के साथ ये हो सकता है, और अल्फा मिथाइल डोपा, इसके एक्सपोजर के साथ ये हो सकता है। समझ गए? एक बात बताओ, अल्फा मिथाइल डोपा कहाँ पे देते हैं हम लोग? याद करो। यस, इट इज अ एंटी हाइपरटेंसिव, बराबर। तो अल्फा मिथाइल डोपा। और क्या हो सकता है? इट मे बी ड्यू टू सेकेंडरी ड्यू टू CLL। ठीक है, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया, तो इसके भी सेकेंडरी में हो सकता है। तो दिस माइट बी रीजंस फॉर वार्म ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। और ये जो कोल्ड वाला है, इसका इटियोलॉजी क्या हो सकता है? इट माइट बी ड्यू टू माइकोप्लाज्मा। ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है, ठीक है, बट इट माइट बी ड्यू टू माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, राइट। और दूसरा क्या है हमारा? सेकेंडरी टू CLL। तो ये रीजंस की वजह से क्या हो सकता है? कोल्ड वाला भी ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। तो आपको सिंपल इतना समझना है अभी तक के लिए। इसमें मैंने क्या बताया था कि एंटीबॉडीज बनेंगे और वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसमें हो क्या रहा है? कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हो रहा है? ट्रिगर हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रिगर, मतलब प्रोत्साहन मिल रहा है किसको? एंटीबॉडीज बनने को। तो यहाँ पर क्या बनेंगे? ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगे। कौन से? ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगे। दोनों सिनारियोज के अंदर क्या बनेंगे? ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगे। अब होता क्या है, जो ऑटो एंटीबॉडी इन केस ऑफ वार्म बनती है वो हमारे पास होती है IgG। कौन सी? IgG। ठीक है, IgG। और ये किसके अगेंस्ट काम करती है? याद रखना, इट एक्ट्स अगेंस्ट RH एंटीजन। किसके एंटीजन के अगेंस्ट? RH एंटीजन। आपको पता है ब्लड ग्रुप के अंदर RH एंटीजन होता है, तो उसके खिलाफ ये काम करती है इन केस ऑफ वार्म। और इन केस ऑफ कोल्ड क्या होता है? ये जो ऑटो एंटीबॉडी बनती है जो कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से ट्रिगर हो सकती है, वो क्या करती है? ये जो एंटीबॉडी बनती है इट इज IgM। कौन सी बनती है? IgM। कौन सी? IgM। और इट एक्ट्स अगेंस्ट आई एंटीजन। अरे भाई आई एंटीजन क्या है ना? कभी देखा नहीं, बिल्कुल कभी देखा नहीं। तो आई एंटीजन क्या होता है? इट इज़ अ माइनर ब्लड ग्रुप। जैसे आपका ABO और RH जैसे मेजर ब्लड ग्रुप्स होते हैं ना, वैसे आई एंटीजन भी होता है माइनर ब्लड ग्रुपिंग के अंदर। ठीक है, तो आई एंटीजन ऐसा समझ लो। ठीक है, तो IgM किसके अगेंस्ट काम करती है? आई एंटीजन। समझ गए? अब देखो इसका पैथोजेनेसिस वार्म का हम लोग पहले समझते हैं। अब होता क्या है, मैंने क्या बताया कि ऑटो एंटीबॉडी बनी IgG, किसके खिलाफ काम करेगी? RH एंटीजन। RH एंटीजन किस पे प्रेजेंट होता है? RBC, बराबर। तो देखो होता क्या है, हम लोग बनाते हैं RBC। तो देखो ये क्या है हमारे पास? आरबीसी। अरे क्या है? आरबीसी है। अब आरबीसी के ऊपर क्या होता है? ये एंटीबॉडी जाएगी। कौन सी? IgG जाएगी। तो देखो IgG गई यहाँ पर, ये क्या है? IgG है। और ये क्या है हमारा? आरबीसी है, बराबर। ओके, तो ये गया। अब इसके बाद क्या होता है? ये जाता है स्प्लीन के पास। कहाँ जाता है? स्प्लीन के पास रे, चीन टपक टमटम नहीं, स्प्लीन के पास जाता है। ठीक है, तो स्प्लीन के पास जाने के बाद ये स्प्लीन के साइनोसॉइड्स में जाता है, राइट। साइनोसॉइड्स के अंदर जाता है। कहाँ जाता है? साइनोसाइड्स के अंदर जाता है। साइनोसाइड्स के अंदर क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस होते हैं, राइट। मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस के पास कौन सा रिसेप्टर होता है? FC रिसेप्टर होता है। ये FC रिसेप्टर को ये बाइंड करता है। कौन? IgG बाइंड करता है। IgG, इसके साथ कौन बाइंडेड है? RBC बाइंडेड है, बराबर। और इसके बाद क्या हो जाता है? ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मुझे बताओ ये डिस्ट्रॉय कहाँ पे हो रहा है? स्प्लीन के अंदर हो रहा है। तो स्प्लीन के अंदर हो रहा है जिस वजह से इट इज अ एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलाइसिस। समझ गए सब लोग? इट इज अ एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलाइसिस। ओके। अब ये जो मैंने आपको बताया, कभी कभी क्या होता है, ये जो IgG होता है ना, IgG एंटीबॉडी, ये बहुत स्ट्रांग होती है, तो ये डायरेक्ट भी आरबीसी का लाइसिस कर सकता है।
ये मैंने क्या कहा, कभी कभी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ कभी कभी, कभी कभी ये हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स क्या होगा, स्प्लीन में जाएगा, साइनोसाइड्स में जाएगा, मैक्रोफेज के साथ बाइंड करेगा और फिर वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। सो इट इज अ एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलाइसिस। अब दूसरी चीज यहाँ पर मैंने क्या बताया, जो कोल्ड वाला है, कोल्ड के अंदर कौन सी एंटीबॉडी थी, आईजीएम थी। तो आईजीएम जो होता है, आईजीएम ये वीक होता है, आप सभी को पता है आईजीएम बहुत वीक होता है। इसीलिए मुझे बताओ ये पेंटामेरिक होता है कि नहीं। पेंटामेरिक मतलब क्या है, 5-5 एक साथ घूमते हैं। देखो जो वीक आदमी होता है वो अकेला घूमना प्रेफर नहीं करता, तो वो बंदों को साथ में लेके घूमता है। तो इस वजह से आईजीएम जो है ये काफ़ी वीक है, इस वजह से ये पेंटामेरिक है, समझ गए। तो इट इज़ अ वीक एंटीबॉडी। तो होता क्या है, अब इसमें समझो क्या होता है। मान लो मेरे पास क्या है, ये आरबीसी है, क्या है, आरबीसी है। अब आईजीएम आएगा और इसको बाइंड करेगा। आईजीएम ने क्या किया, इसको बाइंड किया। अब क्या होता है, जब भी ये आरबीसी कहा जाएगा, इट व्हेनेवर इट गोज टू द सब नॉर्मल टेम्परेचर, सब नॉर्मल टेम्परेचर। अब समझो सब नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर ठंडा हो, मतलब कोल्ड टेम्परेचर हो। तो सब नॉर्मल मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा कम हो। तो ये टेम्परेचर एक्सट्रीमिटीज़ में देखने को मिलता है, सब नॉर्मल। एक्सट्रीमिटीज़, एक्सट्रीमिटीज़ मतलब क्या, दूर दूर, बॉडी से दूर। कहाँ क्या क्या होते हैं, फिंगर्स होते हैं, राइट, फिंगर्स, टोज, ईयर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर इज लेस देन द बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल से थोड़ा सा कैसा होता है, लो टेम्परेचर होता है। तो जब भी क्या होता है, ये आईजीएम और आरबीसी जाता है सब नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर, तब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होते हैं। क्या एक्टिवेट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होते हैं, राइट। क्या एक्टिवेट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट कैसे होते हैं, कौन से फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं कॉम्प्लीमेंट के, कॉम्प्लीमेंट के क्या होते हैं, फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। कौन से फैक्टर्स, C3b और C5a। तो ये फैक्टर्स एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, फिर बाद में चल के क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट जब भी एक्टिवेट होते हैं तब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, बाइंड करते हैं किसको, आरबीसी को। तो दिस कॉम्प्लीमेंट्स दे बाइंड्स टू आरबीसी। अब ये बाइंड होने के बाद फिर ये आरबीसी जाता है हमारे स्प्लीन के पास, और स्प्लीन के पास जाके फिर क्या होगा, स्प्लीन टपाक टमटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्प्लीन टपाक टमटम। इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समझ गए। तो बाद में फिर डिस्ट्रॉय होगा। तो इसके अंदर सिर्फ फंडा क्या है, यहाँ पर आईजीएम अकेला काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये कैसा है, वीक है। तो ये किसकी मदद ले रहा है, कॉम्प्लीमेंट की मदद ले रहा है। और कॉम्प्लीमेंट कहाँ पर प्रेजेंट है, सब नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर। तो सिंपल बात है, ये जब भी सब नॉर्मल टेम्परेचर में जाएगा तब कॉम्प्लीमेंट बाइंड होगे, फिर वो जाएगा स्प्लीन के पास और फिर डिस्ट्रॉय होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हीमोलाइसिस कैसा हो रहा है, एक्स्ट्रावैस्कुलर, समझ गए। यहाँ पर भी कैसा हीमोलाइसिस हो रहा है, एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलाइसिस। सबको समझ गया, ओके। अब हिस्ट्री के अंदर जनरली ये जो ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया है ना, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, इसके हिस्ट्री के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, दोनों के अंदर, ठीक है, दोनों के अंदर मिडल एज वुमेन देखने को मिलती है, मोस्टली मिडल एज वुमेन देखने को मिलती है, मिडल एज वुमेन। और फटीग देखने को मिलता है। अब फटीग क्यों, क्योंकि हीमोलाइसिस हो रहा है तो एनीमिया हो रहा है, तो एनीमिया के अंदर फटीग देखने को मिलता है, सिंपल बात है। और मिडल एज के अंदर क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर मोस्टली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इसी ग्रुप के अंदर होते हैं। मिडल एज वुमेन के अंदर मोस्टली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, समझ गए, ओके। तो ये हिस्ट्री है। अब पेरिफेरल स्मीयर, अब मैंने जब आपको ये पढ़ाया था अपना G6PD डिफिशियंसी, राइट, तभी मैंने आपको क्या बताया था, सॉरी G6PD नहीं, जब मैंने आपको स्पिरोसाइटिक एनीमिया पढ़ाया था तब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको अगर पेरिफेरल स्मीयर में स्पिरोसाइट्स दिखते हैं तो उसमें मोस्टली क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। उसको हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं कूम्स टेस्ट, और कूम्स टेस्ट अगर निगेटिव आ जाए तब हम लोग इसको डायग्नोस करते हैं स्पिरोसाइटिक एनीमिया। लेकिन अगर कूम्स टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, AIHA, मतलब ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। तो सिंपल बात है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया वॉर्म वाले के अंदर हमें देखने को मिलते हैं स्पिरोसाइट्स। क्या देखने को मिलते हैं, स्पिरोसाइट्स, समझ गए, स्पिरोसाइट्स देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ वार्म ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। और ये जो कोल्ड वाला है इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर भी हमें स्पिरोसाइट्स देखने को मिलते हैं। बट इसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है, देखो मैंने क्या बताया, IgM जो एंटीबॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा कैसी है, वीक एंटीबॉडी है। तो मुझे बताओ वो कैसे घूमती है, पेंटामेरिक होती है, राइट। तो पेंटामेरिक होती है, तो पेंटामेरिक होने के वजह से क्या हो सकता है, ये बहुत सारे आरबीसीज को बाइंड कर सकती है, बराबर। तो इट कैन बाइंड टू मल्टीपल आरबीसीज, सिंपल बात है। तो आरबीसीज को बहुत सारे बाइंड कर सकती है। तो जिस वजह से आरबीसीज क्या होंगे, एक ही एंटीबॉडी को बाइंड होंगे। मान लो ये क्या है, मेरे पास क्या है, IgM एंटीबॉडी, मान लो यार IgM एंटीबॉडी, तो इसको बहुत सारे आरबीसीज एक साथ आके बाइंड कर जाएंगे, बराबर। तो जिस वजह से आरबीसी का क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन होगा कि नहीं, आरबीसी का क्या होगा, एग्लूटिनेशन होगा कि नहीं, यस। अब आपको समझ गया क्यों इसका नाम मैंने एग्लूटिनिन रखा था, समझ गए। तो एग्लूटिनेशन देखने को मिलता है इन केस ऑफ पेरिफेरल स्मीयर। तो देखो ये पेरिफेरल स्मीयर है हमारा, देखो ये काफ़ी सारे एंटीबॉडीज एक साथ यहाँ पर क्लम्प दिख रहे हैं, राइट, एग्लूटिनेशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है, ये एकदम कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है
इन केस ऑफ कोल्ड ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। तो अगर आपको ऐसा एग्लूटिनेशन दिखा तो फटाफट आंख बंद करके उसको क्या डायग्नोस करना है, कोल्ड ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। क्लियर सबको? ओके। अब यहाँ पर मुझे आपको एक चीज़ बतानी है। क्या चीज़ बतानी है? देखो होता क्या है, अब मैं क्या बताया कि ये जो आरबीसीज का क्या हो रहा है, एग्लूटिनेशन हो रहा है, बराबर, एग्लूटिनेशन हो रहा है। अब क्या हो सकता है, ये जब एग्लूटिनेशन क्या हो जाए, जब ये एग्लूटिनेशन जब डिजिटल वेसल्स में जाए, डिजिटल वेसल्स, डिजिटल वेसल्स, अब डिजिटल वेसल्स मतलब उंगलियां, अरे उंगलियों में जब जाए तो हो क्या सकता है कि वहाँ पर ये क्या कर सकता है, ऑक्लूड कर सकता है उनको, राइट, ऑक्लूड कर सकता है। तो मान लो ये मेरा फिंगर है, तो फिंगर के पास क्या हो गया, यहाँ पर बहुत सारे एग्लूटिनेशन बन गए, तो होगा क्या, ब्लड सप्लाई अच्छे से होगा नहीं, बराबर। और जैसे ही क्या हो जाएगा, मतलब हमने उसको मूव किया, उस पार्ट को अच्छे से मूव किया, तो क्या हो जाएगा, वो एग्लूटिनेशन स्कैटर हो जाएगा, तो जिस वजह से फिर से ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाएगा। समझ गए? तो हो क्या सकता है, ये जो एग्लूटिनेशन है ये क्या कर सकता है, ये ऑक्लूड कर सकता है हमारे डिजिटल वेसल्स को। और जैसे ही हमने उसको मतलब मूव किया, आप देखो ना फिंगर को जब भी आप ऐसे मूव करोगे तब क्या हो जाएगा, वो जो एग्लूटिनेशन है उसको रब करोगे, फिंगर को क्या करोगे, रब करोगे, तो वो एग्लूटिनेशन हट जाएगा, तो फिर से एक बार क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्लड जाएगा, राइट, बराबर। तो इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमेना। क्या कहते हैं? रेनॉल्ड्स फिनोमेना। क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। रेनॉल्ड्स फिनोमेना, रेनॉल्ड्स फिनोमिनॉन। समझ गए सब लोग? इसके बारे में एक बार गूगल पे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ओके। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, देखो ट्रीटमेंट क्या है, पहले तो ये समझो कि जब भी आपको पेरिफेरल स्मीयर में स्पीरोसाइड दिखे, क्या दिखे, स्पीरोसाइड दिखे, तो हम क्या करते हैं, कूम्स टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? कूम्स टेस्ट करते हैं, कूम्स टेस्ट करते हैं। और कूम्स टेस्ट अगर मुझे बताओ, कूम्स टेस्ट क्या आई, पॉजिटिव आई, तो फिर हम लोग क्या डायग्नोस करते हैं, ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। और अगर ये निगेटिव आई तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसको स्पीरोसाइटिक एनीमिया है। क्या है? स्पीरोसाइटिक, मतलब हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस है। कौन सा है? हेरिडिटरी स्पीरोसाइटिक एनीमिया है। समझ गए? तो हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस को डायग्नोस करने के लिए हम लोग कूम्स टेस्ट कर सकते हैं। सबको क्लियर? ओके। अब देखो ट्रीटमेंट की बात है, सिंपल बात है। देखो ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं हम लोग, अब ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो एक तो हम लोग इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिकली कैसे ट्रीट कर सकते हैं भाई, इसको अगर मान लो ये इन्फेक्शंस वगैरह है, जैसे ये पेनिसिलिन ले रहा है, अल्फा मिथाइल डोपा ले रहा है, जिस वजह से अगर इसको ये हो रहा होगा तो ये ड्रग्स बंद कर दो, इडियोपैथिक रीजन है। दूसरा माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया है, तो इसको न्यूमोनिया को ठीक कर दो, CLL को ठीक कर दो, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा अब मुझे बताओ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो उसके लिए हम लोग क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, स्टीरॉइड दे सकते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी कम हो जाए और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यहाँ पर ठीक हो जाए। समझ गए? तो स्टीरॉइड्स दे सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, एक कोल्ड हीमोलाइसिन का मतलब कोल्ड ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया का एक वेरिएंट है, दैट इज कोल्ड हीमोलाइसिन टाइप ऑफ ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। इसके पहले हमने कौन सा पढ़ा था, कोल्ड एग्लूटिनिन। यहाँ पर हम कौन सा देख रहे हैं, कोल्ड हीमोलाइसिन। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो ध्यान से समझो, इसी का दूसरा नाम होता है पैरोक्सिस्मल कोल्ड ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। अब ये जो होता है, इट इज सीन सेकेंडरी टू वायरल, वायरल के सेकेंडरी देखने को मिल सकता है, इन चिल्ड्रन देखने को मिलता है, राइट, चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, IgG बनता है, IgG बनता है। अब ये यहाँ पर देखो IgG बन रहा है, इसके अंदर क्या बन रहा था, IgM बन रहा था, लेकिन यहाँ पर कौन सा बनता है, IgG। और ये IgG किसके अगेंस्ट बनता है, इट इज अगेंस्ट P एंटीजन। अरे अरे अरे, P एंटीजन क्या है, बोलो बोलो बोलो, P एंटीजन क्या है, यस, इट इज अगेन अ माइनर ब्लड ग्रुप एंटीजन। तो P एंटीजन इट इज अ माइनर ब्लड ग्रुप एंटीजन, तो IgG बनता है अगेंस्ट द P एंटीजन। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होते हैं, राइट, एक्टिवेट होते हैं कॉम्प्लीमेंट, लेकिन बहुत रैपिडली होते हैं, ठीक है, बहुत रैपिडली होते हैं। मतलब बहुत रैपिडली होने की वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पर डायरेक्ट लाइसिस होता है। कहाँ पे होता है, डायरेक्ट लाइसिस होता है इन इंट्रावेस्कुलर स्पेसेस, इंट्रावेस्कुलर स्पेसेस। तो ये काफ़ी रेयर कंडीशन है, लेकिन हो सकता है। इंट्रावेस्कुलर स्पेसेस में क्या हो जाता है, डायरेक्ट लाइसिस हो जाता है। सबको क्लियर है? तो ये देखने को मिलता है इंट्रावेस्कुलर लाइसिस यहाँ पर इन केस ऑफ पैरोक्सिस्मल कोल्ड ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। तो यहाँ पर सब नॉर्मल टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली ब्लड वेसल के अंदर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो जाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा इन इंट्रावेस्कुलर स्पेसेस। सबको क्लियर? अब एक बात समझो, एक बात क्या समझो, सिफिलिस, मान लो किसी बंदे को क्या है, सिफिलिस है, सिफिलिस है, और सिफिलिस के अंदर ये जो IgG बन रहा है, मतलब ये वाला जो IgG बन रहा है इन केस ऑफ सिफिलिस, तो उसी को हम लोग एक नाम देते हैं, इस एंटीबॉडी को एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, देखो अब इसका प्रोनाउंसिएशन आप ही देख लो, ठीक है, DONOTH, लैंडस्टीनर एंटीबॉडी। अब ये फैंसी नाम है, ये पूछ सकता है, आपको बस याद रखना है, ठीक है। डोनोथ क्या है, डोनॉट जो कि है
लैंडस्टीनर एंटीबॉडी। तो ये सिफिलिस वाले आईजीजी का नाम है। समझ गए सब लोग? तो हमने ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमियास को कवर कर लिया। अब अगली चीज़ जो मुझे आपको समझानी है दैट इज़ अ फ्रैगमेंटेशन सिंड्रोम। क्या है फ्रैगमेंटेशन सिंड्रोम? अब फ्रैगमेंटेशन सिंड्रोम बहुत आसान है। देखो फ्रैगमेंटेशन सिंड्रोम के अंदर क्या हो रहा है, आरबीसी को मैकेनिकल डैमेज हो रहा है। क्या हो रहा है? आरबीसी को मैकेनिकल डैमेज हो रहा है। अरे भाई मैकेनिकल डैमेज कैसे हो सकता है? मान लो ये मेरी ब्लड वेसल है। अरे ब्लड वेसल ब्लैक थोड़ी होती है, ब्लड वेसल कैसी दिखती है? रेड दिखती है। तो मान लो ये क्या है, मेरी ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल के अंदर मान लो क्या है, क्लॉट बन गया है। क्लॉट बन गया तो आरबीसी जाएगा, इसको टकराएगा और फूट जाएगा, बराबर। तो इस वजह से हो सकता है। तो इसका इटियोलॉजी में क्या लिख सकता हूँ? तो देखो आरबीसीज क्या हो सकते हैं, आरबीसीज हिट हार्ड, है ना, बहुत हार्डली हिट करते हैं किसको? क्लॉट को। और फिर क्या हो जाए, फ्रैगमेंटेड हो जाए, टूट जाए, बराबर। तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रैगमेंटेशन सिंड्रोम। समझ गए? अब इसके हम लोग दो प्रकार कर सकते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। अगर ये क्लॉट बन रहा है, मतलब अगर ये आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन छोटे ब्लड वेसल्स के अंदर हो रहा है तो माइक्रो एंजियोपैथिक, और अगर ये बड़े ब्लड वेसल के अंदर हो रहा है दैट इज मैक्रो एंजियोपैथिक। अब माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया के एग्जांपल क्या है? डीआईसी। डीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? डिससेमाइनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। और टीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ठीक है। एचयूएस का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज अ हीमोलाइटिक, क्या फुल फॉर्म है? हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। तो इन सब प्लेटलेट डिसऑर्डर्स में क्या हो सकता है पता है? इन सब प्लेटलेट डिसऑर्डर्स में क्या हो सकता है कि यहाँ पर ब्लड क्लॉट बन सकता है। मैंने पहले ही बताया, ब्लड क्लॉट को जैसे आरबीसी टकराएगी तो आरबीसी विल डिस्टर्ब, टूट जाएगी। तो ये सब होते हैं ना, ये माइक्रो मतलब छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर हो सकता है। और दूसरा क्या है? मार्च हीमोग्लोबिन और यूरिया। अब इसका मतलब क्या है? जो परेड करते हैं सोल्जर्स, जब परेड करते हैं तो मार्च फास्ट कहते हैं हम लोग उसको। क्या कहते हैं? मार्च फास्ट कहते हैं। तो देखो परेड में पैरों को बहुत जोर जोर से जमीन पे आदरते हैं ना, बहुत जोर से यहाँ पर उनके पैर जो है जमीन को टकराते हैं। तो जिस वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है तो उसी को हम लोग कहते हैं मार्च हीमोग्लोबिन यूरिया। अब मुझे बताओ, ये सारा जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन है ये इंट्रावेस्कुलर है, मतलब ब्लड वेसल के अंदर हो रहा है। और अगर ये इंट्रावेस्कुलर है तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है, मतलब ब्लड जो है वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर आ सकता है। समझ गए? तो ये माइक्रो एंजियोपैथिक है। अब दूसरा क्या है? मैक्रो एंजियोपैथिक। अब मैक्रो एंजियोपैथिक मतलब बड़े ब्लड वेसल्स के अंदर। तो इसमें क्या हो सकता है? एक तो मान लो किसी बंदे ने क्या करा है हार्ट के अंदर। अब हार्ट बहुत बड़ी ब्लड वेसल है, हार्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ब्लड वेसल, बराबर। तो हार्ट के अंदर क्या है, मान लो उसने प्रोस्थेटिक वॉल्व बिठाई है, मेटालिक वॉल्व बिठाई है। हार्ट की जो वॉल्व है वो मेटालिक है। तो मेटल कितना भी सॉफ्ट लगा लो लेकिन है तो मेटल ही, है ना। तो उससे टकरा कर क्या हो सकता है? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि बंदे को कैवर्नस हेमेंजियोमा या फिर एवी फिस्टुला के अंदर क्या हो सकता है? यहाँ पर देखने को मिलता है ब्लेंडर इफेक्ट। क्या देखने को मिलता है? ब्लेंडर इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? ब्लड जो है वो बहुत फटाफट घूमता है, राइट। ब्लड बहुत फटाफट घूमेगा तो मतलब ब्लड क्या होगा? तो देखो ब्लेंडर इफेक्ट में क्या है, ब्लड जो है वर्ल्स वेरी फास्ट, फटाफट घूमेगा, वेरी फास्ट। तो जिस वजह से क्या हो सकता है? गति की वजह से यहाँ पर दुर्घटना हो सकता है। तो गति की वजह से दुर्घटना हो रही है, जिस वजह से क्या हो सकता है? यहाँ पर आरबीसी का क्या हो सकता है? ब्रेक डाउन हो सकता है, राइट। आरबीसी कैन ब्रेक। और इसी आरबीसी ब्रेक डाउन होने के इसी को एक फैंसी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? अब इसका भी नाम याद करो, कैसाबैक मेरिट सिंड्रोम के अंदर ये हो सकता है। मेरिट सिंड्रोम के अंदर ये हो सकता है। सिंपल क्या याद रखो, कैवर्नस हिमेंजियोमा और एवी फिस्टुला के केस में क्या होता है? ब्लेंडर इफेक्ट देखने को मिलता है। ब्लेंडर इफेक्ट का मतलब क्या है? ब्लड जो है वो बहुत फटाफट घूमता है, ब्लड वर्ल्स वेरी फास्ट, जिस वजह से यहाँ पर क्या है? उसका ब्रेक डाउन हो सकता है और हमें ये देखने को मिलता है। सबको क्लियर? ओके। अब यहाँ पर अगली चीज आती है हमारे पास, दैट इज माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग इन केस ऑफ फ्रैगमेंटेशन सिंड्रोम। देखो माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है? मान लो ये मेरी आरबीसी है, वो क्या हो रही है? टकरा रही है, जिस वजह से वो फ्रैगमेंटेड हो रही है। तो वो उसका शेप कुछ ऐसा अजीब हो जाएगा, है ना, शार्प एजेस आ जाएंगे उसमें। मान लो कुछ ऐसा शेप आ गया उसका, राइट, कुछ ऐसा शेप आ गया। तो देखो ये काफ़ी शार्प एजेस है, राइट, शार्प एजेस है। तो ऐसा शेप आ जाएगा आरबीसी का। और ये जो शार्प एजेस है अगर ये मोर देन 2 हुए तो हम लोग इसको कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं शिस्टोसाइट्स। क्या कहते हैं? शिस्टोसाइट्स। तो ये अगर हमें दिख रहे मोर देन 2 शार्प एजेस तो उसको हम लोग कहते हैं शिस्टोसाइट्स। तो ये हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ फ्रैगमेंटेशन सिंड्रोम। और दूसरी फाइंडिंग हमें देखने को मिल सकती है हेलमेट सेल। अब हेलमेट सेल का सिंपल मतलब क्या है कि हेलमेट पता है आपको? हेलमेट कुछ ऐसा होता है, राइट, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा हेलमेट होता है ना। तो हेलमेट सेल। तो ये 2 फाइंडिंग्स इसके अंदर देखो, इसके अंदर 2 शार्प एजेस है।
और इसके अंदर दो मोर देन टू है तो उसको हम लोग कहते हैं शिस्टोसाइट्स। और अगर दो शार्प एजेस है लेकिन हेलमेट के जैसा दिख रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं हेलमेट सेल्स। तो ये हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग। अब ये देखने के बाद आपको एक चीज़ के अंदर कंफ्यूजन होगा, दैट इज बाइट सेल। बराबर, बाइट सेल, बाइट सेल किसके अंदर देखने को मिल रही थी हमें? यस, बाइट सेल हमें देखने को मिल रही थी G6PD डिफिशियंसी के अंदर। तो G6PD डिफिशियंसी के अंदर हमें बाइट सेल देखने को मिल रही थी। तो हम G6PD और इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बेस्ड अपॉन हिस्ट्री। कैसे? बेस्ड अपॉन हिस्ट्री। तो G6PD में याद करो, जैसे हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन था, फाबा बीन्स था और हीमोलाइटिक था, तो G6PD में वो देखने को मिल रहा था। लेकिन ये सारे कंडीशंस अगर हिस्ट्री के अंदर हमें DIC दिख रहा है, परप्यूरा दिख रहा है, यहाँ पर यूरेमिक सिंड्रोम दिख रहा है, मार्च फास्ट दिख रही है, प्रोस्थेटिक मेटेलिक वॉल दिख रही है, कैवर्नस हीमेंजियोमा, अगर हिस्ट्री के अंदर ऐसे कंडीशन दिख रहे हैं और अगर हमें ऐसी हेलमेट के जैसी सेल दिख रही है तो हम लोग उसको कैसे डायग्नोस करेंगे? फ्रैगमेंटेशन सिंड्रोम। लेकिन अगर हिस्ट्री के अंदर हमें क्या दिख रहा है? G6PD की हिस्ट्री दिख रही है, जैसे कि इन्फेक्शन, ड्रग्स, फाबा बीन्स, तो हम उसको डायग्नोस करेंगे G6PD। समझ गए? तो दिस इज पेरिफेरल स्मीयर फाइंडिंग इन केस ऑफ फ्रैगमेंटेशन सिंड्रोम। तो इसमें हमें शिस्टोसाइट दिखेंगे और हेलमेट सेल दिखेगा। देखो सिंपल, ये देखो ये शिस्टोसाइट है, शिस्टोसाइट बहुत सारे मोर देन टू शार्प एजेस, मोर देन टू शार्प एजेस, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शिस्टोसाइट्स। और ये देखो हेलमेट सेल दिख रही है क्या? किधर किधर अच्छी डायग्राम है क्या हेलमेट सेल की? देखो थोड़ा सा समझ लो, देखो लग रहा है ना थोड़ा बहुत हेलमेट जैसा, थोड़ा सा लग रहा है ना, तो इट इज़ अ हेलमेट सेल, हेलमेट सेल। तो ये हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ फ्रैगमेंटेशन सिंड्रोम। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, हमने पूरा हीमोलाइटिक एनीमियास कवर अप कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमियास पर जाएंगे, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए ओके बाय।